जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान। चैप्टर का नाम अम्ल, क्षार एवं लवण से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम आज कंसीडर करने वाले हैं। इसमें हम कंसीडर किसको किसको करेंगे याद रखनी, आपको बता देते हैं। 2024 के बोर्ड एग्जाम में 7 सेटों में से जितना क्वेश्चन पूछा गया उसको, और 2023 में से जितने भी आपके क्या करने 7 सेटों में से जितना चैप्टर नंबर तुम्हारे पास क्या होगा, अम्ल व क्षार लवण से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सबको इसमें कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, अब देखिए इसमें कुछ न कुछ एमसीक्यू आया होगा, इसमें कुछ न कुछ एमसीक्यू आया होगा, क्योंकि हमारे पास ये देखिए 7 सेट हमारे पास क्या होगा। जैसे ये 2024 का सेट नंबर 3 है, ठीक है, और यदि पलट के देखा जाए तो ये सेट नंबर तुम्हारे पास क्या हो गया 2 है, ठीक है, और देखा जाए तो सेट नंबर 1 है। तो ऐसे 2024 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसको, उसके बाद आप पलट के यहाँ से जाइएगा 2023 में जितने क्वेश्चन पूछे गए, देखिए 2023 का सेट नंबर 2 है, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी आपके 2024 और 2023 में अम्ल, क्षार एवं लवण से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसको क्या कर देंगे, हम आज कंसीडर करने वाले हैं। यदि आप बोर्ड एग्जाम 2024 और 25 के लिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक, क्योंकि इसमें जितने भी इस चैप्टर से एमसीक्यू बनते हैं 2023 और 24 में जितने भी एमसीक्यू पूछे गए उसको एमसीक्यू को हमने यहाँ पर कंसीडर किया। और जैसे मान लेते तुमसे 60 नोट किस पे आ जाए, 2 नंबर पे या 3 नंबर पे या टिप्पणी आ जाए, इस पे लिखना। व्यंजक चूड़ पे आ जाए तो इस पे 60 नोट लिखना। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम क्या बोलते हैं, पीयूपी बोलते हैं, इसको भी हम देखने वाले हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया पे आपको टिप्पणी आ जाए तो कैसे लिखनी है, ठीक है। पीएच पे आपको टिप्पणी आ जाए तो कैसे लिखनी है, ये सबको। अब बेकिंग सोडा पे आपको टिप्पणी कैसे लेनी, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन ये आपके सामने देखिए हमने क्या कर दिया है, ठीक है, ये आपको कंसीडर करा के दिखा दिया जाएगा। इतने आपके टोटल इससे कितने एमसीक्यू बनेंगे, 11 एमसीक्यू। और यहाँ से जितने भी आपकी टिप्पणी पूछी गई उस टिप्पणी को कैसे पूछा गया, ये सबको कितने नंबर में पूछा गया, सबको हमने कंसीडर किया है। और एक एक करके इन्हीं को हम आज देखने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो इतना ठीक है। ठीक, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू को। जितने भी एमसीक्यू सबको हम कंसीडर करते हैं। देखिए आपके सामने ये तो ऑफलाइन कोचिंग हमारी है, कोचिंग का ये नाम है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि H2SO4 के जली विलयन का पीएच मान कितना होता है। यदि आप चैप्टर थोड़ा सा देखिए, हमने ये सबको यानी अम्ल और क्षार का पूरा डिटेल में ए से लेके जेड तक सब कुछ हमने डिटेल में इसे कवर अप कर लिया है, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई, प्लीज़ उससे जाके वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए H2SO4 एक तुम्हारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका पीएच क्या होता है, यानी वो एसिडिक प्रॉपर्टी है, तो 7 से ही क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब इसे यदि देखा जाए, ठीक है, इसे यदि देखा जाए तो पीएच स्केल आप ऐसे बनाते हैं ना, तो पीएच स्केल ऐसे बनाते हैं तो यहाँ लिखते हैं 7 और इधर लिखते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1, और इधर देखा जाए तो 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14, ऐसे लिखते हैं ना। इधर जब हम जाते हैं तो अम्लीय प्रकृति हमारी क्या होती है, बढ़ने लगती, अम्लीय प्रकृति बढ़ने लगती, यही चीज लिखना। इधर जब हम जाते हैं तो हमारी क्षारीय प्रकृति क्या होती है, ठीक है, क्षारीय प्रकृति क्या होती है, बढ़ने लगती है। ठीक, इतना हो गया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा भाई, क्वेश्चन में पूछा है यानी H2SO4 के जली विलयन, ठीक है, जली विलयन का पीएच मान होगा 0 या 7 से कम, या 7 होगा या 7 से अधिक होगा। याद बता देते हैं, 7 से यदि कम रहेगा, 7 से कम मतलब इधर तो जा रहे हैं तो अम्लीय प्रकृति क्या करेगी, बढ़ेगी। तो ये वाला हो गया 7 उदासीन हो गया, 7 से अधिक जाएंगे तो क्षारीय हो जाएगा। मतलब ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा इसके बारे में, ठीक है। तो यानी बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 0 होता है, 1 होता है, 7 होता है या 14 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, उदासीन। जल एक उदासीन होता है, ठीक है। तो यानी किसी भी चीज़ का उदासीन रहेगा तो उदासीन इस पे आता है, तो उदासीन जो तुम्हारे पास रहेगा उसका पीएच एग्जैक्ट तुम्हारे पास क्या होने वाला है, 7 होने वाला है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 7, यानी सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है। तो यानी सेकेंड नंबर का सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, अम्ल एवं क्षार के अभिक्रिया से प्राप्त होता है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस,
क्लोरीन गैस, लवण तथा जल प्राप्त होता। तो क्या प्राप्त होता उसके लिए हम बता देते हैं, अम्ल व क्षार कभी भी अभिक्रिया करते तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए कभी भी कोई भी अम्ल जब क्या कर देते हैं, किसी क्षार से अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो क्या बनाता है, सबसे पहले तुम्हारे पास लवण बनाता है, प्लस में क्या बनाता है, जल बनाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी एग्जाम्पल आप छाप देना। तो हमारे पास क्या प्राप्त होता, कोई भी, इससे मतलब तुम कोई भी अम्ल लो, कोई भी क्षार लो, उससे लेना देना नहीं। सबसे पहले तुम्हें जल निकालना, जितना बचा हुआ सब तुम्हारे पास लवण बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो लवण तथा जल जहाँ रहेगा उस पर आपको क्या कर देना, इस पर टिक मार देना। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हारे पास क्या हो, लवण तथा जल, यानी ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा चौथा नंबर, हाइड्रोजन आयन की प्रकृति होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, इनमें से कोई नहीं। आपको बता देते हैं, किसी भी कंपाउंड को, ठीक है, किसी भी कंपाउंड को यदि पानी में डिजॉल्व होता है तो हाइड्रोजन आयन निकालता है। यदि हाइड्रोजन आयन निकालेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, अम्लीय बोलेंगे। यदि OH आयन निकालेगा तो उसे क्या बोला जाता, क्षारीय बोला जाता। तो हाइड्रोजन आयन निकालता तो उसे क्या बोला जाएगा, अम्लीय, मतलब ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है, कह दिया धामन सोडा के एक अणु में, ठीक है, जल के अणुओं की संख्या। तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा धामन सोडा के बारे में। ठीक, 5th नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा है धामन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या पूछी। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको धामन सोडा का फार्मूला पता होना चाहिए। धामन सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3, इंटू में देखा जाए तो 10H2O होता। कितना H2O? तो हमसे कह दिया ये धामन सोडा का क्या हो गया, प्यारा सा फार्मूला हो गया। तो हमसे कह दिया धामन सोडा में ये जो जल की मात्रा, कितनी मात्रा है, 10 हमारे पास क्या हो गया, जल के अणु हैं। कितने अणु हैं, 10 जल के अणु हैं। तो इस पे ऑप्शन में कहीं 10 दिया है। ठीक है, कह दिया धामन सोडा के अणुओं की संख्या 2, 5, 8 और 10। तो ये वाला ऑप्शन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, PUP जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है। यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को यदि जल से अभिक्रिया कराया जाए तो हमसे पास क्या पता, जिप्सम। आप पढ़े होंगे PUP यानी जिप्सम, PUP बनाने के, प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ठीक है, बनाने की अभिक्रिया, तो उसमें जिप्सम को हम जब गर्म करते तो इसमें से जो डीढ़ या H2O रहता है वो क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है। ठीक है, इवोपरेट हो जाता है, उसी जल को दोबारा PUP में ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, तुम्हारे पास जिप्सम बन जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जिप्सम इज द करेक्ट ऑप्शन, यही से हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, उदासीन घोल का pH मान होता है, मतलब कोई उदासीन घोल रहे तो उसका pH मान क्या होता है, 7 होता। अभी हमको आपको बताए हैं, ठीक है, pH स्केल पे तो 7 होता है। 14 यदि रहेगा तो क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा, A रहेगा तो अम्लीय प्रकृति का, 5 रहेगा तब भी अम्लीय प्रकृति का रहेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, उदासीन घोल रहेगा तो उसका pH कितना रहेगा, आपका 7 होने वाला है। ठीक है, ये हो गया। 8वें नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया है, pH मान 8.8 वाला बिलियन है, मतलब कोई 8.8 वाला बिलियन है तो क्या होगा। अभी आपको बताए हैं, यदि हम मान लेते हैं आप pH स्केल ऐसे खींचते हैं तो ये आपका 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाने वाला। ठीक, इधर यदि जाएंगे तो 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये वाला उदासीन होता। इधर जाएंगे तो हमारे पास क्षारीय प्रकृति क्या हो जाती है, बढ़ती है। इधर जाने पर हमारी अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। तो हमारे पास 8.8 इधर कहीं मतलब ये क्षारीय है। ठीक है, हमसे कहा ना 8.8, ठीक है, 8.8 लगभग 9 के यानी बगल में होगा। ठीक है, तो 8.5 का बिलियन होगा, वो कौन सा बिलियन होगा, तुम्हारे पास क्या होगा, क्षारीय बिलियन। तो ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक, 9वां नंबर, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता। ये तो क्वेश्चन किए भाई, ठीक है, लाल लिटमस को नीला कर देता, अभी ये तो किए हैं।
कोई टेंशन नहीं, ठीक है। देखिए लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होता है। यदि कोई भी चीज लाल लिटमस को नीला कर देता तो अब इसे प्लीज कमेंट बॉक्स में अब भर के दिखाइए। इतना छोटा नहीं कर पाएंगे तो भाई बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसे चैप्टर खत्म हो गया ना, तो इसका जो भी एक्सपेरिमेंटल पर्पज रहेगा कि नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये कैसे होता है, ये सब कुछ हम क्या कर देंगे इसी में अब बताने वाले हैं। जैसे 2-3 चीज लेंगे, किसका यानी नीले लिटमस को लाल करता, हमारे पास इसका इंडिकेटर है, हमारे पास पीएच स्केल है, उसको आपको दिखा के एक्सपेरिमेंट के जरिए इसी के हम लिंक में डाल देंगे, उसे आप देख लीजिएगा। करिए 1 बिलियन जो लाल लिटमस को क्या कर देता, नीला कर देता। प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में 9वें नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है, 1, 3, 6 या 8, कौन सा सही है, तो इसको आपको क्या कर देना है, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां हम चलते हैं, ठीक है। इसे प्लीज आप कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, करेंगे तो आपका काम बनेगा, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी किया जाता है। मतलब जल है तो उसको क्या कर दिया जाता है, शुद्ध करने के लिए हम क्या कर देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, इसे क्लोरीनीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर कहीं दिया है, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, धामन सोडा, मतलब ये हम तो सरफ तो डालते नहीं है, बेकिंग सोडा भी नहीं डालते थे, खाने वाला सोडा, फिटकरी भी नहीं डाला जाता उसमें भी, यानी विरंजक चूर्ण डाला जाता, तो यानी डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का प्रचलित नाम है। अभी ये देखा जाए तो इसी में हमने क्या जोड़ा था भैया, पानी जोड़ा था तो धामन सोडा बन गया था। तो इसका नाम तुम्हारे पास क्या होता, धामन सोडा होता। कह रखा ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर या धामन सोडा या प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो धामन सोडा क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये होगा। अब नीचे भी जितनी भी चीज़ें हैं सब पे आपको क्या क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी। ये भी कितने नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ये भी पूछा है 2 नंबर का, ये भी पूछा है 2 नंबर का, और नीचे ये सब जितने भी 2 क्वेश्चन है 3 नंबर का, लास्ट वाला 2 नंबर का है, ठीक है। ये सब टिप्पणी पूछा था। तो कह दिया बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम, देखिए याद रखिए, रासायनिक नाम फिर रासायनिक सूत्र, फिर उसे बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या होता है। तो आपको कैसे हेडिंग डालना है इसके लिए हम बताते हैं। देखिए आपकी कॉपी रहेगी प्यारी सी, ऐसे आपको क्या कर देना, हेडिंग डालनी है। सबसे पहले आपको बेकिंग पाउडर की हेडिंग डालनी है, ठीक है। बेकिंग पाउडर की हेडिंग डालनी, फिर रासायनिक नाम, फिर रासायनिक सूत्र। अब इसी को क्या कर देना, आपको लिखना है। बेकिंग सोडा को ही खाने वाला सोडा बोला जाता है। मान लेते हैं आपको बेकिंग सोडा न लिख कर आए और तुम्हारे पास क्या हो गया, खाने का, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, खाने का सोडा है तो उसी को हेडिंग डालना है, ठीक है। ये सोडा नहीं, सोडा लिखना, ठीक है। यानी इसे हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। अब होता क्या, इसका रासायनिक नाम लिखना पड़ेगा प्लस में रासायनिक सूत्र लिखना पड़ेगा। तो खाने का जो, ठीक है, ये होता तो उसका रासायनिक नाम तुम्हारे पास, रासायनिक सूत्र पहले लिखते हैं तो तुरंत सोडियम हाइड्रोजन, और इसे क्या बोलते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। आप प्लीज इसे पेंसिल, ब्लैक पेन से न लिखिएगा, ब्लू पेन से लिखिएगा। तो इसे हाइड्रोजन कहीं रहता तो उसे बाई कार्बोनेट बोला जाता। तो यानी मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपके पास सोडियम हो जाएगा, ठीक। और हाइड्रोजन भी लिखिए, चाहे बाई सिंपल सा लिख दीजिए, बाई। और CO3 को हम क्या बोलते हैं, कार्बो, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, कार्बोनेट हो जाएगा। तो यानी सोडियम बाई कार्बोनेट, कहीं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा रहा था उसकी टेंशन ना लेना, ठीक है। तो ये हो गया। अब तो ये देखिए तो प्यारा सा लिख दिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी में पर देखो, जो कहा उसी को लिखे। एग्जाम में ज़्यादा बढ़ाने को उड़ाने की जरूरत, जो सटीक पूछे उसी को हट जाइए लिख के, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है, ठीक है। देखो हमने रासायनिक नाम लिख दिया, फिर रासायनिक सूत्र लिख दिया। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, इसको लिखना पड़ेगा। तो सुनिए, अब यहाँ हेडिंग डालेंगे, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं। सबसे पहले बेकिंग पाउडर लिखते हैं। बेकिंग पाउडर फार्मूला तुम्हारे पास क्या होता है, ये हो गया। अब बेकिंग पाउडर को यदि गर्म किया जाएगा तो मान लेते हैं NaHCO3 हो गया। अब इसे क्या कर दिया जाता है, गर्म किया जाता है। क्या कर दिया जाता है, गर्म किया जाता है। तो हमारे पास 2-3 चीज़ें निकलती। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या निकलती, सोडियम कार्बोनेट निकलती है, प्लस में इसमें जितना जल रहेगा वो निकल जाएगा, प्लस में क्या निकलती, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड हो जाएगी। अब इसे बैलेंस किया जाए तो सोडियम यहाँ पर 1 है बट यहाँ पर 2 है, तो 2 से गुणा करा दीजिए। CO3 तुम्हारे पास देखिए एक यहाँ पर है एक यहाँ पर, एक CO3 का कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ टूटा और एक ऑक्सीजन यहाँ पर चला गया, तो ये आपके पास क्या हो गया, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन भी देख लिया जाए तो कितना है, हाइड्रोजन आपके पास 2 है, तो यहाँ पर भी 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा यहाँ से। मगर यहाँ पर हमें थोड़ा सा कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा उसको हम लिख देते हैं, लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर बेकिंग पाउडर को, ठीक है रुक जाइए हम पॉज कर देते हैं तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए। ठीक, तो देखिए हमने लिख दिया क्या, जो ये रिएक्शन लिखे उसको हिंदी में थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन कर दिया। लिखा बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर, ठीक, अपघटित होकर, अपघटित मतलब टूट कर क्या बनाता, सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम तुम्हारे पास क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। और जल जो निकलता किसके रूप में निकलता, वाष्प के रूप में निकलता। जो जल निकलता किसके रूप में निकलता है, वाष्प के रूप में निकलता, तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता। इसी को इतना लिख देंगे, आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। आपको दिखा देते हैं इसको कहाँ पूछा हुआ है, 2024 के एक सेट में पूछा हुआ था। ठीक, आपको दिखा देते हैं, तुहरा के ले जा राजा। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या कर देते, देखिए बेकिंग पाउडर यानी खाने का सोडा का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता। तो ये कितने नंबर का है भाई, 2 नंबर का। तो हमने 2 नंबर यहाँ से चिपका दिया। ऐसे ही हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा है क्या होगा, पीएच से, ठीक है, पीएच मान क्या है इसका, हाइड्रोजन आयन सांद्रता से क्या संबंध है। ये भी कितने नंबर का, 2 नंबर पर। तो पहले पीएच की परिभाषा लिखेंगे, आपको हेडिंग पहले हम बता देते हैं कैसे लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ से सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ डाल देना, पीएच। ठीक है, पीएच मान यहाँ पर आपको हेडिंग डाल देनी। ठीक है, तो इसकी यहाँ से हेडिंग डाल के तुम्हें क्या लिखनी, परिभाषा लिख देनी है। ठीक है, परिभाषा लिख देनी है। उसके बाद परिभाषा लिखने के बाद जो पीएच स्केल वाला पोर्शन नहीं था, अभी अब दिखा देते हैं। ठीक है, पहले आप समझिए। देखो पीएच स्केल का ये जो होता है ना 1 से लेकर 14 तक, वो कहाँ अम्लीय होता है कहाँ क्षारी होता है उसको डिटेल में पूरा लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आप हेडिंग डाल देंगे, हाइड्रोजन आयन सांद्रता से क्या संबंध है। ठीक है, तो इसी को एक्सप्लेन करके लिख देते हैं। आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा कैसे आपको लिखना है, पीएच स्केल वगैरह कैसे लिखना उसको हम बता देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। देखिए आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए लिखना पड़ेगा क्या, ध्यान से सुनिए। अभी यहाँ से नीचे अभी आपको लिखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले पीएच मान का परिभाषा हो गया, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कि ऋणात्मक लघुगणक को, यानी ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच कहलाता है। मतलब कोई चीज़ लिए उसमें कितनी हाइड्रोजन आयन कितना OH आयन प्रेजेंट है, उसकी सांद्रता को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए इसे क्या बोला जाता है, पीएच स्केल बोला जाता है। क्योंकि P फॉर पोटेंशियल होता है, H हाइड्रोजन होता है। किसी आयन में कितनी पोटेंशियल मतलब कितनी ताकत है हाइड्रोजन की, उसी को हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई। ये आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा डायग्राम बना देगा। इधर यदि जाएंगे तो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो अम्लीय प्रकृति घटेगा। ये तुम्हारे पास इसके बीच में जितना भी रहेंगे तुम्हारे पास प्रबल अम्ल रहेंगे, मतलब स्ट्रांग अम्ल रहेंगे। और इधर जो तुम्हारे पास क्या रहेंगे, दुर्बल अम्ल रहेंगे। इधर यानी दुर्बल क्षार रहेंगे और दुर्बल तुम्हारे प्रबल क्षार इधर रहेंगे। ठीक, ये हो गया। हाइड्रोजन आयन के प्रति मोल में सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं, पीएच बोलते हैं। अब यहाँ से दूसरा हेडिंग डालेंगे, हाइड्रोजन सांद्रता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बोलेंगे, अब लिख लीजिए, हम नोट बोल दे रहे हैं, बोलेंगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने पर अम्लीय प्रकृति क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती। एक यहाँ से लिख दिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखे अम्लीय प्रकृति बढ़, यानी हाइड्रोजन सांद्रता बढ़ने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है। ठीक है, दूसरा किसी विलयन का जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रहेगा वो उतना अम्लीय प्रकृति का रहेगा। जैसे में एग्जाम्पल में क्या छाप सकते हैं, HCl हो गया, H2SO4 नहीं, हाँ H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 हो गया, ये सब स्ट्रांग एसिड के अंतर्गत आते हैं। तो इस पे आपको क्या कर देना, 2 नंबर इस पे बन जाने वाला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो 2 उदाहरण लिखना पड़ेगा। इसे कैसे करते हैं इसको हम बात को बता देते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या बोले, जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता तो उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कोई 2 एग्जाम्पल आपको बता देना है। ठीक है, देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, कोई 2 उदाहरण लिखना पड़ेगा। ये तुम्हारे पास कितने नंबर का है, 2 या 3 नंबर का ये था भाई।
ठीक है, चलो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये 2024 के सेट में पूछा था। ठीक है, चलो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, यहाँ से आपके सामने ये देखिए क्या हो गया, उदासीनीकरण अपक्रिया। अब ऐसे एग्जाम में लिखेंगे तो भाई धाकड़ा नंबर मिलेगा। देखिए ऐसे उदासीनीकरण की आपके स्केज से ऐसे एक स्केज ले लेना। देखिए चाहे तुम्हारे पास ये वाला स्केज लेना लाइजर का होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा 10 रुपये का आता है, ये देखा जाए तो 3 रुपये का आता है, ये देखा जाए तो थोड़ा ख़राब हो जाता है मट, ये वाला जो पोर्शन होता है ये अच्छा पोर्शन होता है। तो यहाँ पर उदासीनीकरण अपक्रिया की सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर 2 एग्जाम्पल हमें छापना। जब अम्ल तथा क्षार को, ठीक है, प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिमाण स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता, उस अपक्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया बोलते हैं। इतना बड़ा नहीं समझ में आता तो सिंपल सा लिख देना। जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अपक्रिया करता है तो लवण तथा जल का निर्माण करता है, इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया बोलते हैं। इतना लिख दें। दोबारा बोल रहे ये नहीं समझ में आता है तो हम जो बोल रहे हैं उसे नोट कर ले। जब कोई अम्ल किसी क्षार से अपक्रिया करता है तो लवण तथा जल का निर्माण करता है, तो इस अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया बोलते हैं। अब पूछेंगे काहे उदासीनीकरण अपक्रिया, क्योंकि लवण भी उदासीन, इसका पीएच उदासीन होता है, जल का भी पीएच उदासीन होता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे उदासीनीकरण अपक्रिया बोलते हैं। तो ये परिभाषा लिख दें। अब उदाहरण में कितना कितना आप उदाहरण छाप सकते हैं, इसे ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए। ठीक है, ठीक, तो आपको देखिए यही लिखा हुआ, अम्ल तथा क्षार अपक्रिया करते लवण तथा जल बनाते। एक एग्जाम्पल यहाँ से दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को यदि ये Cl के साथ ये देखा जाए तो आपका क्षार है, ये तुम्हारे पास क्या होगा, अम्ल है। क्षार तथा अम्ल को जब अपक्रिया कराया जाता तो लवण तथा जल का निर्माण होता। तो एक उदाहरण आपको ये लिखना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण में क्या लिखना पड़ेगा, मान लेते हैं अम्ल की जगह हमने क्या लिया, H2SO4 ले लिया। क्या ले लिया, H2SO4 ले लिया। क्षार की जगह हमने क्या ले लिया, NaOH ले लिया। क्या ले लिया, NaOH ले लिया। ये जब अपक्रिया करेंगे तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले जल निकलेगा, ये OH इस हाइड्रोजन के साथ, यदि इस ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। जितना बचा हुआ सब यहाँ पर तुम छाप दो। क्या बचेगा, तुम्हारे पास सोडियम बचा हुआ प्लस में सल्फेट बचा हुआ। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो गया। अब यहाँ से सोडियम 2 है तो यहाँ पर सोडियम 1 है, 2 से गुणा करा दो, ये ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा। तो एक अपक्रिया ये लिखनी पड़ेगी, एक अपक्रिया ये लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषा, फिर एक उदाहरण डाल के, तुम्हारे पास 2 उदाहरण में एक उदाहरण इसे कि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो सोडियम सल्फेट बनाता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाता है। NaOH किसी HCl के साथ अपक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है, प्लस में जल का निर्माण करता है। तो ये 2 अपक्रिया कहा था, तो हमने 2 अपक्रिया यहाँ से चिपका दी आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा, अम्ल व क्षार से आप क्या समझते हैं, दैनिक जीवन में पीएच के तुम्हें 2 उपयोग लिखना। अम्ल व क्षार के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना, 2-3 पॉइंट। उसके बाद दैनिक जीवन में क्या करता है तो इसका उपयोग क्या होता है, इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको देखते हैं। आपको देखो कैसे इसे नोट करना है, इसको हम कॉन्सेप्ट अब क्लियर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं सही से लिख नहीं पाते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर क्या कर देना, अपना क्वेश्चन डाल के यहाँ पर ये अम्ल डालना। 2-3 पॉइंट यहाँ पर तुम क्या कर देना, लिख देना। ठीक है, 2-3 पॉइंट जो भी रहेगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ के तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, क्षार लिखना पड़ेगा, इसके बारे में 2-3 पॉइंट। उसके बाद क्या रखा, पीएच का। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें लिखना पड़ेगा दूसरा हेडिंग, दैनिक जीवन में। ठीक है, दैनिक जीवन में, ठीक है, दैनिक जीवन में पीएच का, ठीक है, पीएच का महत्व। क्या करना पड़ेगा, पीएच का महत्व, इतना हेडिंग आपको डालना पड़ेगा। ऐसे ऐसे हेडिंग डालेंगे ना तो एग्जामिनर भी समझेगा अच्छा लड़का बढ़िया है। ठीक है, तो वो हो गया। तो अम्ल के बारे में थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग में ही बताया गया था, देखिए ये हो गया। ठीक है, इसमें से कोई 2 या 3 पॉइंट लिखना जो आपको सटीक लगे। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ये पहला दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, अम्ल जली विलयन में हाइड्रोजन आयन देता, मतलब कोई भी यदि यौगिक किसी पानी में डाला जाता तो हाइड्रोजन आयन देता, तो समझ लो तुम्हारे पास क्या हो गया, अम्ल है। ठीक है, तो आपको इसमें से कोई 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट अपने छाप दिया, बस इतना छोड़ के, ये सब कुछ नहीं लिखना। तो 2 पॉइंट 3 पॉइंट अपने यहाँ छाप दिया तो अम्ल के बारे में हो गया। एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख दीजिए यदि आता है तो। ठीक है, उसके बाद क्षार के बारे में यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिख देना।
क्षार स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। ये नीले लिटमस सॉरी ये लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक है, ये लाल लिटमस को नीला, वो नीले लिटमस को लाल करता है, ये लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है, इसका जली विलयन तुम्हारे पास OH आयन देता, मतलब इसे पानी में यदि डाला जाए तो OH आयन, जैसे H आयन वो दे रहा था बट ये OH आयन देगा। ठीक है, तो आपको 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ये लिखना, एग्जाम्पल याद रहेगा तो लिखिएगा, नहीं तो नहीं लिखिएगा। आप अम्ल और क्षार के बारे में यहाँ से आप क्या कर देंगे, देखिए ये आपने यहाँ पर जो भी लिखना था लिख दिए। उसके बाद दैनिक जीवन में pH का क्या हो गया, महत्व हो गया। ठीक है, दैनिक जीवन में pH का एक्चुअल में महत्व क्या है। ठीक है, तो देखिए आपको ऐसे हेडिंग डालनी, दैनिक जीवन में pH का महत्व, इसमें से कोई 2-3 पॉइंट छाप देना। कोई 2-3 पॉइंट नहीं कि हम 5 पॉइंट दिखा रहे हैं तो 5 पॉइंट तुम छापो, कोई टेंशन नहीं, आपको आता है तो लिख दीजिए। मगर जो हम जनरली बता रहे हैं वीक स्टूडेंट के लिए, जो कमजोर छात्र है उनके लिए। ठीक है, तो हमारे पाचन तंत्र में pH का कार्य क्या होता है। ठीक है, कार्य होता है जो हमारे दैनिक जीवन में, अब बताओ हमारे पेट की यदि एसिडिटी बढ़ जाए, कहते हैं बहुत एसिडिटी हो गई है, दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो मतलब हमारी अब तुम्हारे पेट के अंदर गैस की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हमारा भोजन सही से पाचन नहीं होगा। तो पहला उपयोग, pH परिवर्तन के कारण दर्द क्षय होने लगता, मतलब हमारा जो pH होता है 5.5 से क्वेश्चन पूछा गया था, 5.5 से यदि pH हमारा कम होगा तो दांत हमारा सड़ने लगता है। ठीक है, तो यानी अम्लीय प्रकृति, अब बताओ तुम्हारे मुंह के अंदर अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी ज़्यादा तो हमारा दांत क्या होगा, क्षय मतलब सड़ने लगेगा। नेक्स्ट में क्या लिखा, पौधे व जंतुओं की pH के प्रति संवेदनशीलता होती है। जैसे हमारा अभी डिफेंस के लिए हमारी स्किन पे क्या होती है, ठीक है, स्वेट ग्लैंड मतलब पसीने वाली ग्लैंड होती है जो पसीना निकालती है, जो डिफेंस मैकेनिज्म का कार्य करती है और थर्मो रेगुलेशन का काम करती है, इससे बहुत सारा काम करती है। ठीक है, पौधे तथा जंतुओं द्वारा अपने शरीर से उत्पन्न रसायनों के आत्मरक्षा करते हैं। अब तुम सोचो कितनी बढ़िया आत्मरक्षा, मतलब जैसे भी फील्ड में तुम गाय भैंस चरा रहे हो तो गाय भैंस कुछ ऐसे पर्टिकुलर पौधे होते हैं जिसे खाते नहीं है, मतलब उसके अंदर चाहे स्वाद में चेंजेज हो चाहे गंध में चेंजेज, अपने आप को डिफेंस आत्मरक्षा कर रहा है कि नहीं पौधा, उसी तरह से पौधे और जंतु दोनों करते हैं। ये हमारा pH का क्या हो गया, महत्व हो गया हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है, तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ से दे रखा है विरंजक चूर्ण प्राप्त करने की रासायनिक अभिक्रिया तथा 2 उपयोग लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे आप कैसे हेडिंग डालेंगे, देखिए आपको सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, ये भाई आपका हथियार जो है, ठीक है, ये जिसे हम क्या बोलते हैं, ये क्या है जी, अच्छा स्केज हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। तो इससे सबसे पहले आपको हेडिंग डालना पड़ेगा, क्या हो गया, विरंजक चूर्ण डालना पड़ेगा। ठीक है, विरंजक चूर्ण डालना पड़ेगा। अब कह दिया है यानी प्राप्त करने की विधि, मतलब रासायनिक वो तुम्हारे पास बनाने की विधि के बारे में आपको बताना, फिर 2 उपयोग बता देना। ठीक है, तो ये डालने के बाद आप कैसे लिखेंगे उसको बता देते हैं, हम पूरा दिखा देते हैं मगर आपको हेडिंग डाल में वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा बनाने की, आपको आता है कोई टेंशन नहीं, बनाने की विधि। ठीक है, बनाने की विधि यदि आता है तो आप रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र सब हेडिंग डाल दीजिएगा। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, 2 उपयोग, यहाँ पर आप हेडिंग डाल देंगे, क्या हो गया, उपयोग डाल देंगे। उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 पॉइंट जो भी 3-4 पॉइंट आपको याद है सब छाप देना यहाँ से, इतना चीज़ें आपको हेडिंग डालनी है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है। विरंजक विरंजक विरंजक, हो बेटा विरंजक कहाँ हो जी, विरंजक यहाँ पर है विरंजक जी। ठीक है, देखिए आपके सामने हमने विरंजक चूर्ण को रख दिया। यहाँ से आप लिखना चाहें तो ये सब भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगे यार चेला बड़ी तगड़ा है यार। ठीक है, तो ये आपको क्या होगा, यहाँ से लिखना पड़ेगा। देखिए रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कहीं कहीं ऑक्सीक्लोराइड लिखना, उसकी टेंशन न लेना। Ca मतलब कैल्शियम हो जाएगा, O से क्या हो जाएगा, ऑक्सी, इसे हाइपो भी लिख सकते हैं, क्लोराइड को यहाँ पर छाप दिया गया। तो इसका रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। अब बनाने की विधि में तुम्हारे पास क्या करना पड़ेगा, इतना चीज लिखना पड़ेगा। क्या, देखिए हेडिंग डाल के क्या लिखने का, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। बस इतना ही काम खत्म हो जाएगा। शुष्क बुझे हुए चूने का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके सामने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो विरंजक चूर्ण निकलता, प्लस में क्या निकलता, जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हो गया इनके
बारे में। ठीक है, तो ये बनाने की विधि यानी प्राप्त करने की विधि हो गई। तो आपको इतना यहाँ से लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये 3-4 हेडिंग डालने पड़ेगा। देखिए आपको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर क्या हो गया, उपयोग लिख रखा, सबसे लास्ट में उपयोग लिख दे रखा। हम 4-5 पॉइंट लिख दें, आपको मेनली 2-3 पॉइंट आपको याद रहेगा तो याद रहेगा, तो सब लिख सकते हैं, कोई टेंशन। इसका उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है, अभी ये MCQ में भी आया था। ठीक है, तो यानी इसका उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। कागज की फैक्ट्री में उसे क्लीन करने के लिए, अभी देखिए ये पेज है, कुछ पेज ऐसे देखेंगे रफ क्वालिटी के होते हैं। देखेंगे आप 2-3 पेज कंपेयर करेंगे, जैसे ये फोटो कॉपी वाली पेज देखेंगे एकदम से गुरहर है, ये तुम्हारे पास करिया है। ठीक है, तो क्योंकि साफ करने के लिए इसमें डब साबुन का प्रयोग किया गया है, डब नहीं, वो वाला नहीं गाना चला वो भोजपुरी में। ठीक है, तो मतलब इसे साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है कागज में। ठीक है, रंगों को हटाने के लिए यदि ब्लीचिंग पाउडर यदि आप रंग में डालेंगे तो रंग को तुरंत क्या कर देगा, उड़ा देगा। तो रंगों को हटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में रासायनिक उद्योगों में, ठीक है, एक उपचायक के रूप में हम क्या कर देते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट हो गया इनके बारे में। ठीक है, तो जो पूछा था हमने, देखिए प्राप्त करने की विधि मतलब बनाने की विधि, और 2 उपयोग हमने ये लिख दिए। कितने नंबर का है, 3 नंबर का, ऊपर भी 3 नंबर का था। ठीक है, लास्ट में लिख रखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम प्राप्त करने की क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको लिखना कैसे, ध्यान से सुनिए, ये भी टिप्पणी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैसे प्राप्त किया जाता है उसको हम लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का थोड़ा सा हेडिंग वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, सीधे सिंपल से जो कहा है प्राप्त 2 नंबर का दे रखा ना, तो सबसे पहले क्या दे रखा, हम फार्मूला यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समझ में जल्दी आ जाएगा। ठीक है, नीचे कर लेते हैं भाई, यहाँ से आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्या पूछा, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला लिखिए। देखिए कैल्शियम और क्या हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा, इनटू में ½ H2O हो जाएगा। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, PUP का फार्मूला हो गया। इससे हमें क्या प्राप्त करना भैया, इससे हमें प्राप्त करना है, ठीक है, जिप्सम प्राप्त करना। क्या पाना, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम प्राप्त करना। तो जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता और 2 H2O होता। कितना H2O, 2 H2O। तो हमें यहाँ पर प्लस में क्या करना पड़ेगा, H2O आपको चिपकाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, H2O यहाँ पर चिपकाना पड़ेगा। तो ये तो आपका उदाहरण हो गया। ठीक है, उदाहरण हो गया, मगर हमें थोड़ा सा कुछ इसके बारे में यहाँ से अब लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा, याद रखें, दोबारा हम बता देते हैं। लिखेंगे जिप्सम में, ठीक है, यहाँ से बोल देंगे ये, सॉरी जिप्सम नहीं, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ये यदि देखा जाए धुआं कहीं जा रहा भाई। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, और इसे देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। ठीक है, सांस फूलने लगी। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए, अब लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर, जल के साथ, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया कराने पर, ठीक है, अभिक्रिया कराने पर, वो भी जानते हो कितने, अभिक्रिया कराने पर कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, सॉरी 100 डिग्री से पानी ऐड कर रहे हैं ना, 100 डिग्री सेल्सियस मत ऐड करना, क्योंकि ये 100 डिग्री जाते ही पानी को क्या कर देगा, उड़ा देगा। जल के साथ अभिक्रिया कराने पर, ठीक है, कराने पर, ठीक है, कराने पर जिप्सम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, जिप्सम प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जिप्सम प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया हो गई। उदाहरण में क्या कर देंगे, ये छाप देंगे। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर आपका जिप्सम प्राप्त हो जाता है। इसी को आपको अभिक्रिया यहाँ पर लिखनी है। ये अभिक्रिया का है। मान लेते हैं आप कहेंगे सर आधा H2O, 1.5 H2O, ये सब क्या लिखें, आपको नहीं आता लिखने, तो सिंपल सा क्या लिखे, देखिए सिंपल सा क्या लिखेंगे, कैल्शियम सल्फेट लिखेंगे। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट लिखेंगे, और इनटू में क्या लिखेंगे, H2O लिखेंगे। अब देखो इसकी 1.5 की जगह में सिंपल सा 1 कर दिया, तो इससे बताओ 3 यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, चल सीधे 3 तो लिख ही सकते हैं, ये H2O हो जाएगा जी। ये जब अभिक्रिया करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, जिप्सम प्राप्त होगा, CaSO4 प्राप्त होगा, इनटू में 2 H2O प्राप्त होगा। ये उसका फार्मूला है। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे, अपना काम हो जाएगा।
ठीक है, तो इतना था हमारा टोटल रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और याद रखना इसमें जितना ये वीडियो देखें आधे घंटा का लगभग 33 से 34 मिनट का, आप इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।